नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य हमें धर्म आराधना निरंतर जारी है। जिन वाणी के श्रोताओं को उद्बोधन देते हुए उपवर्तनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया है, जो स्वयं मांगने वाले हैं वो आपको कुछ नहीं दे सकते। जैन धर्म को पाकर भी अगर हमारा ध्यान विषय कषाय में रहे तो पानी में आग के समान आश्चर्यचकित करने वाली बात है। परमात्मा की उपासना रिद्धि और सिद्धि के लिए नहीं, हृदय की शुद्धि के लिए करनी चाहिए। साधना यदि भौतिक रिद्धि के लिए की जाए तो भव परंपरा बढ़ जाती है। साधना के क्षेत्र में अहंकार का त्याग करके विवेक पूर्व गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके जीवन यात्रा को प्रगतिशील कर सकते हैं। स्वच्छंद वृत्ति भी आत्म विकास में बाधक बनती है। अतहंकार का विसर्जन करके आत्मानुशासन में रहकर आराधना को सफल एवं सार्थक कर सकते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि नाम वंश सत्कर्मों से चलता है, संतान से नहीं। पुष्पवाणी से प्राप्त धन वैभव का उपयोग जन कल्याण में करने का साहस भी हो जाए तो नाम अमर हो जाता है। परमार्थ में लगाया धन अनंत गुना हो जाता है और सौभाग्य में अभिवृद्धि कराने वाला होता है। देना ही पाने का एकमात्र उपाय है। साध्वी डॉक्टर राजदी जी महारासा ने फरमाया, स्वभाव सुधरे बिना सत्ता संपत्ति मिल जाए तो वह स्वयं वह जगत के लिए अनर्थ का कारण बन जाती है। यौवन, धन, संपत्ति और सत्ता और अविवेक के कारण भी नुकसानदायक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का उद्धार करना मुश्किल होता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा ने फरमाया कि संतान का सुख भाग्यशाली को प्राप्त होता है और संतान से सुख सौभाग्यशाली माता पिता को ही प्राप्त होता है। प्रवचन के पश्चात प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमती प्रेम देवी जी, सुरेश जी, सुधा जी, नमन बरदिया परिवार ने लिया। संघ को तरफ से लाभार्थी परिवार की अनुमोदना की। संघ उपाध्यक्ष ने जानकारी दी कि कल 11 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे बाल संस्कार शिविर का आयोजन होगा। आयम्बिल की कड़ी भी जारी है और प्रतिदिन प्रत्याख्यान प्रातः सूर्योदय के समय महामंगलिक में श्रावक श्राविका ग्रहण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर से सुनवाई करेगी। अगस्त 2020 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया था, जो संविधान 130 संशोधन अधिनियम के खिलाफ चुनौती थी, जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की थी। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह 5 दिनों के भीतर सुनवाई को समाप्त करने का इरादा रखता है। हालांकि सीजेआई ललित ने कहा कि वह प्रभावी और सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश के लिए मामले को 8 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजेआई ललित ने कहा, इससे पहले कि हम मुख्य मामले की सुनवाई शुरू करें, हम इस मामले को निर्देशों के लिए फिर से सूचीबद्ध करेंगे ताकि सुनवाई का हिस्सा सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। 8 सितंबर को निर्देश के लिए मामले को फिर से सूचीबद्ध करें। हम जो प्रस्ताव रखते हैं वह यह है कि जो प्रश्न उठेंगे उन्हें प्रत्येक पक्ष के लिए कुछ समय अतिरिक्त मिलेगा और फिर आधा दिन प्रत्युत्तर के लिए और फिर पहले सप्ताह में 3 दिन और दूसरे सप्ताह में 2 दिन मिलेगा। इसलिए हम मामले की शुरुआत अगले मंगलवार से करते हैं। आपको क्रम को ध्यान में रखना होगा। सीजेआई ने वकीलों से समय की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतियां न दोहराने का भी आग्रह किया। सीजेआई ललित ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन द्वारा तैयार किए गए कुछ सुझाए गए मुद्दों को हमारे सामने रखा गया है। हमारे विचार में ईडब्ल्यूएस मामले में सभी काउंसिल के सामने जारी किया जाना चाहिए और उसके बाद गुरुवार को क्रिस्टलीकृत संस्करण हमारे सामने रखा जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों द्वारा पसंद किए गए हस्तक्षेप आवेदनों के संबंध में सीजेपी ने आदेश दिया कि नोडल वकील फरासत और कानू अग्रवाल
ऐसे राज्यों को समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं और यदि कोई राज्य उपस्थित होना चाहता है तो उन्हें प्रस्तुतियां करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। शीर्ष अदालत गैर सरकारी संगठनों, जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच के साथ काम कर रही है, जिसमें संविधान 130वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है कि आर्थिक वर्गीकरण आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आज सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों का अंतिम संकलन न्यायालय के समक्ष रखा गया। उन्होंने कहा है कि SC, ST, OBC के अलावा EWS के लिए 10% सीटों का आरक्षण मनमाना और अत्यधिक है। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा से निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद्र कावड़िया के भाई व प्रतिनिधि समाजसेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया जब से ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं तब से ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि उनकी पंचायत के किसी भी गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर जो वो अपनी निजी आय से 11,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर देंगे, जिसकी पालना में आज उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के स्वर्गीय चंदीराम सैन के निधन पर उनके परिजनों नंदा जी, महावीर जी, हंसराज जी, नारायण जी, पांचूलाल जी सैन को 11,000 रुपये राशि का चेक दिया तथा परिजनों को सांत्वना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच बनने के बाद आज उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के 75वें व्यक्ति को अपनी निजी आय से यह राशि सुपुर्द की है। समाजसेवी कावड़िया ने बताया कि गांवों में मृत्युभोज की कुप्रथा आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने जनजागृति अभियान चला रखा है। वो अपनी ग्राम पंचायत के नागरिकों को यही कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक जो बैठक लगती है उसमें आने वाले रिश्तेदारों व समाज के लोगों के लिए चाय व बीड़ी पिलाने की परंपरा में जो खर्चा लगता है वो राशि वो उन्हीं परिवारों को देते हैं जो परिवार मृत्युभोज नहीं करने का संकल्प लेते हैं। आज भी उन्होंने पीड़ित परिवार से यह संकल्प लिया कि वो मृत्युभोज नहीं करेंगे। आज चेक देते समय ग्राम के कई ग्रामीणजन मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा, किसी को भी चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। सोनू कावड़िया प्रदेश ही नहीं देश में पहला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपनी निजी आय से शोक संतप्त परिवार को इस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य व केंद्र की सरकारें भी दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि देती हैं, जबकि कावड़िया दुर्घटना के अलावा साधारण मृत्यु से मरने वालों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे समाजसेवियों की आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है। आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सोनू कावड़िया ही होगा। हमारे पंचायत से सिस्टम कर रखा मेरे बड़े भाई सरपंच ने कि ग्राम पंचायत में किसी की भी मृत्यु हो तो अपने घर से 11,000 का चेक। आज हमारे ये चंदीराम सेन, सनोब नंदाजी सेन का ये बच्चा अभी जवानी था और हसमुख था। आज के करीब 7 दिन पहले यानी 2 तारीख को ये अज्ञात कांड के हिसाब से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझे जैसे ही पता चला तो आज जो विधि के हिसाब से हमारा जो पंचायत का सिस्टम है, ये चेक इनके घर वालों को देख के, और इस चेक से तो शक्ति पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जितना हो सके इससे जो सहयोग हो, यही ग्राम पंचायत का आशीर्वाद है। और हम सभी लोगों ने ये निर्णय, जब तक पंचायत सरपंच पद पर रहेंगे, ये घोषणा और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। राम राम साहब, जय हिंद। कस्बे के फ्यूचर जीनियस स्कूल में शनिवार को ग्रांड पेरेंट डे मनाया गया। संस्थान की प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर को ग्रांड पेरेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में 11 सितंबर रविवार का अवकाश होने के चलते शनिवार नो बेग डे को ग्रांड पेरेंट डे के रूप में मनाया गया, जहां संस्थान के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन तथा कविताएं प्रस्तुत कर अपने दादा दादियों का मनोरंजन किया। वहीं बच्चों की हौसला अफजाई करने आई अतिथि बुजुर्ग आंखों की चमक भी देखते ही बन रही थी। वहीं अपने अपने ग्रांड पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए ग्रीटिंग कार्ड्स जब बच्चों ने उपहार स्वरूप भेंट किए तो संस्थान में आए बुजुर्ग अतिथियों ने आपस में अपने कार्ड्स दिखाते हुए बच्चों की रचनात्मकता की दिल खोलकर सराहना की। साथ ही उन्होंने शाला परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों तथा शिक्षिकाओं ने हम बुजुर्गों का तो दिन ही बना दिया।
संस्थान के निदेशक मोहन वैष्णव ने बताया कि बच्चों में संस्कारों के सहज अधिगम में परिवार के बुजुर्गों की अहम भूमिका होती है तथा उनका स्नेह एवं सतर्कता बच्चों को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है जो सदैव वंदनीय एवं अभिनंदनीय है। साथ ही परिवार एवं समाज की महती आवश्यकता भी। इन्हीं संदर्भों से विद्यार्थियों की पहचान कराने एवं उक्त शालीन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शाला परिसर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 की न्यायाधीश ने काबरी चाट निवासिया गीता देवी पत्नी भैरूलाल और मृतक के अन्य परिजनों की ओर से प्रस्तुत दावा याचिका का निस्तारण करते हुए वाहन की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए 12,13,072 रुपये तथा याचिका पेश करने की दिनांक से 7 वार्षिक ब्याज देने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही बीमा कंपनी को यह राशि ड्राइवर व मालिक से वसूल करने की छूट दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति भैरूलाल की दिनांक 6 सितंबर 2014 को बांदनवाड़ा स्थित कुमावत पेट्रोल पंप के सामने पैदल जाते हुए के विजयनगर की तरफ से आ रहे कंटेनर संख्या HR55AF 7674 ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अजमेर स्थित JLN हॉस्पिटल मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी कार चालक मनीष कुमार पुत्र हरिओम निवासी प्रभाकर नगर कानपुर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोप में चार्जशीट पेश की। मृतक भैरूलाल की पत्नी गीता देवी, माता नारायणी, पिता मंगला, पुत्री पूजा, पुत्र रामदेव व रामलाल की ओर से वाहन के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका पेश करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। इस पर बीमा कंपनी वाहन की मिथ्या लिप्तता व मृतक की स्वयं की लापरवाही तथा ड्राइवर द्वारा पेश लाइसेंस जाली होने के आधार लेते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौर ने बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में जवाब देते हुए नक्शे मौके में मृतक का सही दिशा में पैदल जाना तथा कंटेनर चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारने का तर्क देते हुए ड्राइवर की लापरवाही के तथ्य को प्रमाणित होने व साथ ही लाइसेंस के फर्जी होने पर बीमा कंपनी की राशि की जिम्मेदारी होने तथा संविदा के अनुसार किसी शर्त के उल्लंघन होने पर ड्राइवर व मालिक से राशि वसूल करने के तर्क दिए तथा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। बीमा कंपनी की ओर से भी कई नजीरें पेश की गई। न्यायाधिकरण की न्यायाधीश ने क्लेमेंट के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा प्रस्तुत तर्कों व कानूनी नजीरों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को 12,13,072 रुपये व क्लेम पेश करने की दिनांक से वसूली तक 7% ब्याज की राशि बतौर क्षतिपूर्ति के जमा करवाने के निर्देश दिए तथा बाद अदायगी बीमा कंपनी को उक्त राशि ड्राइवर व मालिक से वसूल करने की छूट दी। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय एड ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक यहां एक कारोबारी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। इस दौरान 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही नोट गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई हैं। ईडी की टीम ने कोलकाता में 6 जगहों पर रेड की कार्रवाई की है। 7 सदस्यीय ईडी की टीम में 2 महिला अधिकारी के अलावा 2 बैंक अधिकारी भी शामिल थे। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ईडी ने किस मामले में छापेमारी की है। ईडी ने 6 जगहों पर रेड की कार्रवाई कर 7 करोड़ कैश पकड़े। नई दिल्ली, दिनेश शर्मा, अधिकारी। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक यहां एक कारोबारी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। इस दौरान 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही नोट गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई हैं। ईडी की टीम ने कोलकाता में 6 जगहों पर रेड की कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित जांच के सिलसिले में शनिवार को राजधानी कोलकाता में करीब 6 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़के की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने गंभीर रूप से अपने बीमार पिता को अपना लीवर दान करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। याचिका कल दायर की गई थी और आज CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए बेंच ने यूपी राज्य को नोटिस जारी किया, भले ही याचिका को क्रमांकित और सूचीबद्ध नहीं किया गया, और मामले को सोमवार को पोस्ट कर दिया।
कोर्ट ने इस मामले में कानूनी मुद्दे का संज्ञान लिया, जो यह है कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार एक अंगदाता प्रमुख होना चाहिए। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने गंभीर रूप से बीमार पिता को अपना जिगर दान करने के लिए तैयार है, लेकिन लागू कानून के अनुसार एक दाता को एक प्रमुख होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना अधिकारियों को दी जाती है, अदालत ने रजिस्ट्री को यूपी राज्य के स्थायी वकील को आदेश के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। इस बीच अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित अस्पताल में जाकर प्रारंभिक परीक्षण करवाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह डोनर हो सकता है और क्या इस मामले में अंगदान संभव और स्वीकार्य होगा।